साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। जुलाई का महीना है, साल 2023 है, तो यह वक्त है जब हम इसकी चर्चा करेंगे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनवाई थी 3 साल पहले, उसके अब 3 साल हो गए हैं। तो पिछले 3 सालों में नई शिक्षा नीति को लेकर क्या क्या चीज़ें हुई देश में, क्या सपने देखे गए हैं इसके तहत, बच्चों के बारे में क्या सोचा गया है, शिक्षकों के बारे में क्या सोचा गया है, कोर्सेज में क्या बदलाव किए गए हैं और किन किन विश्वविद्यालयों ने इसको लागू कर दिया है, कहाँ पर यह लागू नहीं। वैसे तमाम सवाल हमारे भी चर्चा में हैं क्योंकि अब इसके 3 साल हो चुके हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम भी अगले आधे घंटे तक ये बात करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दरअसल कितना इम्पैक्ट डालने वाली है हमारे यहाँ के बच्चों पर, क्या इसका फ़र्क पड़ेगा इसके लागू हो जाने से। और भी हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने ये घोषणा की है कि वो नई शिक्षा नीति को पूर्णतः लागू करने जा रही है। तो वो पहला विश्वविद्यालय है राज्य का जो इसको लागू करेगा। तो अगले आधे घंटे तक इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमने 2 खास मेहमानों को अपने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का, जो राजकीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पहले भी कार्यक्रमों में हमारे आते रहे हैं। और डॉक्टर रूपा कुमारी जी का, जो ओसा मार्टिन विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाती हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैम, आपसे ही शुरू करना चाहते इस कार्यक्रम क्योंकि मैंने देखा आपके कई सारे नोट्स को स्टूडियो में कार्यक्रम करने से पहले। जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अगर इसको मैं कहूँ कि आप अपनी तरह से डिफाइन करिए कि आपने इसको लेके क्या समझा है, तो क्या बताएंगे आप हमें? देखिए, जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी तो काफ़ी कौतूहल था, लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल थे। और एज ए एकेडमिशियन मैं ये कह सकती हूँ कि उस वक्त जितना हमारे मन में कन्फ्यूजन था, अब 3 साल इसको हो गए हैं और हमें काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है। हम एक स्तर पर आकर के काम शुरू हमने कर दिया है और अब हमें लगता है कि धीरे धीरे हम पूरी तरह से इसको अपने विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए तैयार हैं। इसकी जो बारीकियाँ हैं, इस पर जो बातें कही गई हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हों, शिक्षकों के लिए हों, चाहे वो विश्वविद्यालय को लेकर के हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, या स्कूलों के लिए भी जो बातें कही गई हैं, उन सब पर हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की है। और अब हमें लगता है कि 3 साल का ये जो लंबा सफ़र रहा है उसमें हम सब तैयार हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और आगे बढ़ाने के लिए और उसको पूर्णतः अपने विश्वविद्यालयों में लागू करने के लिए। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये पूरी तरह से लागू हो जाए? तो जो बच्चों की अभी की पढ़ाई की व्यवस्था है और जो इसके बाद होगा, कि क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सारी बातें कहती हैं और बहुत स्तर पर बच्चों के लिए एक उनका संपूर्ण विकास हो, वो इस तरह की नीति है जहाँ पर ये देखा गया है कि हर बच्चे को हर समावेश में, चाहे भारत के किसी भी कोने में वो है, उससे संपूर्ण शिक्षा मिले, उसे बराबरी का शिक्षा मिले और ऐसी शिक्षा मिले जो आज की 21वीं सदी के समय में वो उसको यूज़ कर सके, काम कर सके। तो आप देखोगे कि बच्चों के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारी भाषाओं को लेकर के, चाहे बच्चा किसी भाषा में जिसमें वो निपुण है उस भाषा में वो पढ़ाई कर सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी में अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय स्तर पर बच्चे जब किसी कोर्स में इनरोल होते हैं तो बहुत सारे उनके मन में रहता है कि हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, जो पहले अब संभव नहीं था लेकिन अब ये संभव है। और बच्चे अब एक पूल जो हमारे पास रहता है कि हम बच्चों को सोशल साइंसेस या साइंस या आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों का जो एक ओवरऑल पैकेज हम बच्चों को दे रहे हैं, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें खुश हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ, उनको जो चीज़ें मिल रही हैं, जिस तरह का सब्जेक्ट उनको मिल रहा है, वो पढ़ करके वो 21वीं सदी में अपने आप को तैयार कर रहे हैं और एक अच्छे जॉब के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और एक अच्छे नागरिक बनने के लिए भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। जॉब की बात अच्छी बात है और आपने पहले भी हम लोग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे कई बार समझाया है जी। तो सर ये समझाइए कि कितना जॉब ओरिएंटेड है, जो जिन नई कोर्सेज़ की बात हुई है कि विश्वविद्यालय इन कोर्सेज़ को लागू करें,
या बच्चा जो है वो अपनी पसंद के विषय को चुन सकता है, वो उसकी बाध्यता नहीं है, तो नौकरियों को पाने में कितना कारगर साबित होगा? सबसे पहले सर, ये संप्रति कार्यक्रम में सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस तरह से बेहतरीन कार्यक्रम जो इस चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता इसको देख रही है, अभिभावक इसको देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, हमारे टीचर्स देख रहे हैं, हमारे विद्वान साथी सब लोग देख रहे हैं, तो हम 2-3 चीज़ इसमें अपने तरफ से मैं ऐड करना चाहूँगा कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आज 3 वर्ष हो गए, और 3 वर्ष में हम लोगों ने या केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स थे, कि आज मान लीजिए कोई आदमी रांची शहर में काम कर रहा है, कल वो बॉम्बे चला जाता है, तो उसकी पढ़ाई या कहीं दिल्ली चला गया तो नौकरी पैसे में है, डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं या रेगुलर मोड में अगर कर रहे हैं, तो बच्चे उसमें बहुत प्रभावित होते थे। आज सिस्टम इतना अच्छा कर दिया गया है कि आप कहीं पर भी रह करके 1 साल की पढ़ाई आप यहाँ कर लेते हैं, फिर आप अगर ड्रॉप कर देंगे तो अगले साल या 3 साल 4 साल के बाद आप जहाँ पर हैं, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है, जहाँ पर आपके माता पिता चले गए, अभिभावक आपके चले गए, वहाँ पर जा कर के फिर आप सेकेंड ईयर या आपको जब जिस समय अपनी स्वेच्छा से हम अपने विषय का चयन हम खुद करेंगे, और समय बर्बादी को रोकने के लिए एक ज़बरदस्त पहल है। रही बात जहाँ तक नौकरी की, तो हमारे यहाँ अभी दुनिया भर का मतलब सैकड़ों से ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्स हमारे यहाँ लागू हो गया है। खास करके झारखंड के रांची विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में तो है ही, हमारे यहाँ रांची विश्वविद्यालय में 3-4 जो नए चीज़, जैसे कोल फील्ड में जहाँ से कोयला निकाल लेते थे, निकालने के बाद जो एरिया है उस एरिया में फिशरी को कह रहा है कि उसके विकास के लिए आप काम कीजिए, लोगों को प्रशिक्षित कीजिए, लोगों को ट्रेंड कीजिए, ताकि कोई आदमी बेरोजगार नहीं रहे, सबके हाथ में कुछ ना कुछ काम हो। हमारे यहाँ चारों तरफ से फॉरेस्ट्री, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तो यहाँ पर जो लाह निकल रही है, यहाँ पर जो गोंद है या जो तसर इत्यादि है, तो इन सब चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स में यदि इन सब पर भी विशेष ध्यान देने से हमारे जो झारखंड के, खास करके जो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में जिसको हम लोग लेते हैं, तो यहाँ के बच्चे भी बड़े बड़े महानगर के अपेक्षा वहाँ जो बच्चे हैं उनसे भी ये क्या करेंगे, ये प्रेरणा स्रोत बनेंगे। उनको वो बतलाने की भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ भी संसाधन हैं। और 2 चीज़ मैंने जोड़ा, एक फॉरेस्ट्री और एक फिशरी, ये ज़बरदस्त संभावना है हमारे यहाँ झारखंड में। और जैसे हमारे यहाँ झारखंड में बहुत पिछड़ा होने का एक और भी कारण था कि हमारे यहाँ जो ड्राफ्ट हुआ, जो सिलेबस तैयार किया गया, जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का गुंजाइश नहीं था। हमारे यहाँ के बच्चे जाकर के महाराष्ट्र से, कहीं दूसरे राज्यों से ट्रेंड होकर के आते थे, और आज भी जितनी व्यवस्था होनी चाहिए स्पोर्ट्स, चूँकि यहाँ के हर एक घर में, जिसके घर में कोई संसाधन नहीं है, वहाँ के बच्चे भी, जैसे हमारे यहाँ की 1 से 1 महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, आम बिना खाली पैर में फुटबॉल खेल रहे हैं। और सर, मुझे वो तस्वीर याद आ रही है कि जो हॉकी की वर्ल्ड चैंपियन है, उसके पैर में जूते नहीं हैं, उसके बाद भी उसके भीतर में इतनी जुनून है, इतना जज्बा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने से हमको लग रहा है कि हमारे यहाँ जो संभावनाएं बहुत ज़बरदस्त है। और जो भी कोर्स है, जैसे मान लीजिए साल भर का कोई कोर्स कर रहा है, 2 साल सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है, डिग्री कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, तो हमारे यहाँ जॉब की दुनिया भर का जितना जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, अगर ठिकाने से उसको किया जाए तो हमारे बच्चे बाहर नहीं भटकेंगे। हमारे बच्चे पढ़ते पढ़ते, सब जो हमारे झारखंड के बच्चे हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो सब के सब इंगेज हो जाएंगे। तो आज हम सबको, हमारे यहाँ की जनता को, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को इस तरह के चैनल्स में जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, ये देख करके, सुन करके, समझ करके, और विश्वविद्यालय स्तर पर इन जो 3 वर्ष हुए, जिस तरह से हम आज़ादी के 75 वर्ष, 77 वर्ष ये सब जो मना रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम को कि हमारे न्यू
एजुकेशन पॉलिसी के 3 वर्ष हो गए और 3 वर्ष में हमने क्या पाया और कौन कौन सा चीज़ छूट रहा है, कैसे हम उसको जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट कर लें। सर पूरे देश में अभी हम देख रहे हैं कि एक ही राज्य ने इनको सबसे पहले अडॉप्ट किया। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का भरमार है, इसमें आपाधापी होनी चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा एकदम कंप्लीट हो गया, हमने पूर्णतः इसको लागू कर दिया। तो शेष जो विश्वविद्यालय हैं, जहाँ विश्वविद्यालय का जंजाल है, इसमें सभी लोगों को एक साथ मिल करके और जल्द से जल्द, चूँकि जो आने वाली जो चैलेंजेज है, आने वाली जो संभावनाएं हैं, पूरे देश में एक सिलेबस हो, एक पढ़ाई हो, एक सेशन हो और पूरे देश में ये जो लागू करने का एकमात्र उद्देश्य वही है कि पूरे देश भर का एक सिलेबस हो जी। पूरे देश भर में एक जो रांची यूनिवर्सिटी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जेएनयू के बच्चे पढ़े हैं, जेएनयू के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रांची यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। एक रूपता होनी चाहिए इसका। और जॉब तो 100% अगर ठिकाने से अगर बच्चे हमारे यहाँ के जो कोर्स करते हैं तो निश्चित रूप से वो सफल हो रहे हैं, सफलता हो रही है। हमारे कॉलेजों में, हमारे विश्वविद्यालय में वो एक बहुत बड़ा एक सेल बना हुआ है। जैसे बच्चे बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, तो वहीं से प्लेसमेंट सेल है। तो अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो एक एक लास्ट सेमेस्टर में वहाँ एक जगह पर बाहर की कंपनियां आती हैं और हमारे ट्रेंड जो स्किल्ड बच्चे हैं, जो सही तरीके से अध्ययन और अध्यापन कर रहा है, तो वो बच्चे अच्छी कंपनी में जा रहे हैं, अच्छे जॉब में जा रहे हैं और आने वाले समय में और भी बेहतर की तलाश खोजेंगे। हम सब मिलकर के बेहतर की तलाश खोजेंगे। एनईपी के साथ एक खास बात है कि इसका झारखंड से एक अलग कनेक्शन है, इसलिए भी कि जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है उसके कुलपति रह चुके थे, मैं अभी नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, जो इस कमेटी में थे मेंबर, जो कमेटी ड्राफ्ट कर रही थी। और झारखंड कैडर के आईएएस अमित खरे साहब उस समय एजुकेशन सेक्रेटरी हुआ करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार हैं। उनकी काफ़ी उनकी भूमिका थी महत्वपूर्ण इसको ड्राफ्ट करने में। तो हमारा एसोसिएशन तो इसके साथ है और हम चाहते हैं कि झारखंड विश्वविद्यालयों में जल्दी लागू हो। मैम, जो बात होती है हर बार हम लोग करते हैं कि एक तो अच्छी बात हुई, आप दोनों ही लोगों ने कहा कि ड्रॉप आउट होना बच्चों का, कि अब किसी वजह से ड्रॉप आउट होने का कारण सिर्फ कमज़ोरी है बच्चा पढ़ने में, ये नहीं होता है, कई बार आर्थिक कारण, कई बार पारिवारिक कारण है। तो ड्रॉप आउट्स बच्चे को एड्रेस करने के लिए इसमें क्या आपको दिखता है इस पॉलिसी में? देखिए, ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा हमने कहा कि ड्रॉप आउट्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में चलती रहती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखा गया है कि विश्वविद्यालय स्तर पर हम एक एंट्री लेवल और एग्ज़िट लेवल, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट की बात करते हैं कि बच्चा जब कंफर्टेबल है, जिस परिवेश में वो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। अगर उसे किसी चीज़ की दिक्कत है, किसी भी कारण से वो ड्रॉप आउट होता है या उस पढ़ाई को वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो भी आगे चल कर के जब उसका मन हो उस चीज़ को करने का, या जब वो सक्षम हो कि हम वापस से उसमें जाकर पढ़ सकते हैं और वापस से हम अपनी डिग्री ले सकते हैं, तो ये चीज़ का ख्याल खास करके शिक्षा नीति में रखा गया है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि हम एक्सपीरियंस से बहुत कुछ गेन करते हैं, लेकिन डिग्री का महत्व हमेशा अपनी जगह पर है। डिग्री हमेशा आपको ये बताती है कि आप सक्षम हैं, उस चीज़ को करने में सक्षम है। आप कहीं पर भी जाएंगे, आपकी डिग्री बोलती है। तो इस चीज़ को खास करके ध्यान में रखा गया कि कोई भी बच्चा डिग्री से ना छूट जाए। किसी भी कारण से अगर वो ड्रॉप आउट लेता है या वो छोड़ देता है, जॉब है या बहुत सारी चीज़ें, तो वो वापस आकर के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है, डिग्री ले सकता है। जैसा सर ने कहा कि मान लीजिए कोई दूसरी जगह चला जाता है, तो विश्वविद्यालय में मल्टीपल एंट्री एग्जिट के अलावा हम लोग एक बैंक की बात करते हैं, जो ABC बात करते हैं कि क्रेडिट बैंक है। ये क्रेडिट बैंक में बच्चे आज के डेट में अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, जिसको हम क्रेडिट बैंक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। और यहाँ पर बच्चे डिजी लॉकर में उनके क्रेडिट्स को रखा जा रहा है, ताकि जब वो दूसरी जगह पर जाकर के किसी और विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो वो क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और उनकी पढ़ाई पे या उनका जो पूरा क्रेडिट सिस्टम है उसमें किसी भी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुँचता है। और जिस तरह से ग्रेजुएशन की डिग्री में जितनी क्रेडिट्स होनी चाहिए वो बाकायदा उनको पूरी क्रेडिट्स मिलती हैं, चाहे वो 3 साल की पढ़ाई करे और चाहे वो 4 साल की पढ़ाई करे। तो इससे ड्रॉप आउट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि हर बच्चा अपनी डिग्री पूरी कर रहा है और जॉब के लिए आगे बढ़ रहा है।
अच्छा, एक चीज़ और बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री हैं और झारखंड तो थोड़ा सा पिछड़ा है भी कई मायनों में। तो महिलाओं की शिक्षा की बात होती है कि हम एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन ये एजुकेशन फॉर ऑल का मामला तब होगा ना जब महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी इसमें। तो महिलाओं के पार्टिसिपेशन को लेकर कि बच्चियाँ पढ़ने आएँ, रिसर्च करें, तो उनके पार्टिसिपेशन को लेकर क्या बात है इसमें? देखिए, यहाँ पर जैसे आपने कहा, बिल्कुल, जैसे ड्रॉप आउट्स की अगर हम बात करें तो अगर उसका रेशियो निकाला जाए तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शादी हो जाना, अपने हस्बैंड के साथ दूसरी जगह चले जाना, इस चीज़ का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है कि महिलाएं किसी भी तरह से पीछे ना रह जाए, वो भी अपनी पढ़ाई को पूरी करे। और ख़ास करके हम जब बात करते हैं विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई की, तो हम वोकेशनल कोर्स की तरफ ध्यान देते हैं, हम इंटर्नशिप की तरफ ध्यान देते हैं। जो नई शिक्षा नीति ने जो बात कही है कि बहुत शुरुआत से, अगर आप स्कूल एजुकेशन की बात करें और शिक्षा नीति को देखें तो 6th क्लास से ही बच्चों को इंटर्नशिप पर भेजा जा रहा है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। तो महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाह रही हैं, और हर महिला चाहती है कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे, साथ ही साथ वो जॉब भी करे, ऐसे में वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। और ऑनलाइन कोर्सेज हम बात करते हैं, पोस्ट कोविड हम सब जानते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन अब हमारी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और हमने काफ़ी पढ़ाई ऑनलाइन की है। तो ऐसे में महिलाएं ऑनलाइन, हाँ बोलिए जी, ऐसे में महिलाएं ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रही हैं और अपनी शिक्षा को पूरी कर रही हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटी, सुविधा आप कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति उनको मुहैया करा रही है। अच्छा, एक चीज़ सर बताइए कि जैसे हम लोग कहते हैं कि ठीक है, विश्वविद्यालय ने अपने लेवल पे कोई कोर्स डेवलप कर लिया कि ठीक है ये वाला, जैसे आप फिशरीज़ की बात कर रहे हैं, और ये झारखंड कई जगहों पे हो रहा है, चाहे बसा वसा में कई जगहों पे ये प्रयोग हो रहा है कि वो खदान जो पुराना था उसमें उन्होंने फिशरी लगा दी। तो इस तरह के कोर्सेज को लेके विश्वविद्यालय क्यों नहीं आगे आते हैं, कहाँ पे दिक्कत होती है? सर, ये पिछले साल दिसंबर माह में इसकी एक ज़बरदस्त कमेटी बनी है, बजाबते गवर्नर उसमें थे और बाहर के कई एक लोग उसमें आए हुए थे। यूनिवर्सिटी में ड्राफ्ट करके वो दिया हुआ है। अब पता नहीं ये फाइल कहाँ पर है, मैंने जिस समय ड्राफ्टिंग हुई उस समय बड़ी पुरजोर से इसका समर्थन हुआ कि बहुत जल्दी इसको लागू कर रहे हैं, लेकिन सर अभी तक हमको लग रहा है मैंने जो हकीकत होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इस सब चर्चा के दौरान हम लोग फिर कभी कुलपति से कभी मिलेंगे, बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि सर जो बातें हुई हैं इससे बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज टेक्नोलॉजी के दौर में और जो नई नई चीज़ें आ रही हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि कम पूंजी में, कम जगह में छोटे छोटे तालाब लगा करके भी हम मतलब हमारी जीविकोपार्जन का वो बहुत बड़ा एक हिस्सा है। तो जहाँ पर लार्ज स्केल में हम देख रहे हैं झारखंड और बंगाल के कुछ एरिया में जो हमारे कोल माइंस हैं, वो जो खाली जगह है, काफ़ी बड़ा बड़ा जगह है सर, उसमें मछली को पाला जा सकता है। और हम कह रहे हैं कि एक समूह बना करके 10, 20, 25, 50 कम से कम वो ट्रेंड करें कि नहीं, इस तरह का यदि कहीं आपको जगह मिलता है या जगह कहीं मिल रही है। आज भी हमारे यहाँ इस तरह के कई एक गांव घर में तालाब है सर, जिसमें हमको वो जानकारी है ही नहीं। तो युवा वर्ग को, यंग जनरेशन को इस तरह से कि ठीक है पढ़ने के बाद नौकरी लगेगी, सर्टिफिकेट कोर्स करा दीजिए। हाँ, उसमें एक कोर्स करा दे ताकि वो कोर्स पूरा करने के बाद वो सोचे कि नहीं अब हमारे लिए ये संभावना है, हमारे लिए इधर अगर हमारी पूरी गुंजाइश है, हम इधर जा सकते हैं। तो इस तरह का व्यवस्था, इसको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है सर यूनिवर्सिटी लेवल में। और हम शिक्षकों की और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो मीडिया के जो तंत्र है, इसमें सबका अगर सहयोग हो और ग्रामीण लेवल तक, विश्वविद्यालय की सिर्फ चर्चा ना करें सर, हम प्राइमरी से हमारे स्कूलों में हमारे जो वो लेडीज़ शिक्षक हों चाहे जेंट्स शिक्षक हों, सबकी यह बचपन से ही अगर हम आदत डाल दें कि कोई ज़रूरी नहीं है, क्या 1000 में 1000 लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाएगी, संभव नहीं है, उतने लोगों को नौकरी दे भी नहीं पाएंगे। तो क्यों नहीं हमारी जिधर रुझान है, हम जिधर अपना काम कर सकते हैं, क्यों नहीं हम उसी की ओर अपना संभावना तलाशें। यदि इस तरह से हम तलाशेंगे, इस तरह का अगर बात विचार करेंगे, उस तरह की अगर पाठ्यक्रम अगर हम अध्ययन अध्यापन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर हम जा सकेंगे और खूब
बेहतरीन तरीके से जीने का जो अंदाज है हम बदल सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर एक दो चीज़ें और है जी। जिसको कि मान लीजिए 3 साल हो गया, कौन कौन चीज़ छूट रहा है अभी तक, तो सर मतलब पूर्णतः सब यूनिवर्सिटीज़ को लागू नहीं कर पा रहे हैं। अभी कई एक लोगों को जब सिलेबस पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो इसमें जल्द से जल्द जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी लागू कर सकता है तो रांची के और भी जो यूनिवर्सिटी हैं वो क्यों नहीं, बिल्कुल लागू करना चाहिए। हम सबको इसमें ये नहीं कि खींचातानी करेंगे तो सर वो संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि पहले हम कार्यक्रम में चर्चा की है कि हमारे यहाँ एक वाइस चांसलर थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के, अब वो चले गए यहाँ से। उन्हें बताया कि जर्मनी जब वो पीएचडी कर रहे थे तो जर्मनी में कहीं पर जहाँ पे रहते उसके आसपास में कहीं पे बन रहा था बहुत सारा कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बन रहा है, तो एक विश्वविद्यालय बन रहा था, जो घर बना रहे हो विश्वविद्यालय, इसमें क्या होगा। तो क्वार्टर्स बन रहे थे, तो उसने बताया कि क्वार्टर्स शिक्षकों के लिए बन रहे हैं, इसके बाद जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का काम भी शुरू होगा। मतलब शिक्षकों के वेलफेयर की बातें पहले हुई, पहले गुरु रहेंगे तभी तो बच्चों को पढ़ाएंगे, शिष्य आएंगे। तो हमारे यहाँ जो एक सवाल आप दोनों ही लोगों से दोनों लोग बताइएगा एक एक करके कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें शिक्षकों के कल्याण की कितनी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बात शिक्षा का मतलब हम सिर्फ छात्रों की बात करते, शिक्षक छूट जाए, दोनों ही लोग शिक्षक हैं। आप लोग अपने अपनी तरफ से बताइए कि शिक्षकों के कल्याण की क्या बातें और क्या होनी चाहिए। मैम आप पहले। बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस नई शिक्षा नीति में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है। यहाँ स्टूडेंट्स का ख्याल रखा गया है, यहाँ पर विश्वविद्यालय का ख्याल रखा गया, यहाँ शिक्षकों का भी ख्याल रखा गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षक अपना विकास कैसे कर सकते हैं, किस तरह से अपनी टीचिंग लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। देखिए, शिक्षकों के लिए तो चैलेंजेस हमेशा रहते हैं कि हम अपना बेस्ट कैसे दें, हम किस तरह से बच्चे को पढ़ाएं कि हम उसको अपना बेस्ट दें ताकि वो फ्यूचर में अच्छा कर सके। इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखा गया है कि शिक्षकों को जो काम दिया जा रहा है, चाहे वो ड्राफ्टिंग का काम हो या चाहे वो किस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर के आए, ये एकेडमिक लेवल पर उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। उनकी उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही है, उनको सेमिनार्स में अटेंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो एकेडमिक लेवल पर टीचर्स को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है ताकि वो नई शिक्षा नीति को समझे। और अगर प्रोफेशनलिज्म में आप देखो तो उनको इस बात के लिए भी ख्याल रखा जा रहा है कि टीचर्स को अच्छी सुविधा मिले ताकि वो एक अच्छे मन से, अच्छे माइंड से अपना बेस्ट स्टूडेंट्स को दे सके। सर आप बताइए। सर जो बेसिक सुविधाएं जितनी होनी चाहिए वो हमारे यहाँ तो ज़रूर हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबको कहा जा रहा है कि आप जो आपका चैम्बर हो वो बिल्कुल अत्याधुनिक हो, नेट की सेवा हो, पूरी मिले आपको, वो सब चीज़ रहना चाहिए। ये और पढ़ने और पढ़ाने के अलावे जो शिक्षकों की जो बुनियादी सुविधा है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, एक अच्छा सा जहाँ पर आप रह रहे हैं कैंपस, आपका जो अध्ययन और अध्यापन का जो दूरी है वो कम हो, कैंपस में ही आप रहें, और आपके जो जहाँ पर आप रह रहे हैं उसमें सारी सुविधाओं से लैस रहिए। तो मन अगर प्रसन्न रहेगा, टीचर्स अगर खुश रहेंगे, तो टीचर्स कोई टेप नहीं है जब चाहो उसको ऑन कर दो और जैसा चाहो उससे पढ़वा लो, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए एक फार्मूला है कि सर जहाँ पर आप हेल्दी रहेंगे तो आपके भीतर से वो आवाज़ आएगी। तो शिक्षकों के लिए भी अगर कुछ कमी है तो उसको सब चीज़ ठीक ठाक कर लिया जाए। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ, जैसे जो रीजनल लैंग्वेजेस की बात होती है कि बच्चा उसी में पढ़े जिसको जानता है। अब आप सिमडेगा किसी स्कूल में जाकर अंग्रेजी में पढ़ाइएगा तो जो बच्चा हिंदी भी नहीं बोल पा रहा है वो अंग्रेजी नहीं समझेगा। तो रीजनल लैंग्वेजेस पे काफ़ी जोर दिया गया है इस पॉलिसी में, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा हम जैसे राज्यों पे जो गरीब कहे जाते हैं, जहाँ की आबादी जो है सो दूर दराज में रहती है? देखिए, हम कहते ज़रूर है झारखंड थोड़ा सा मतलब बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास अपनी मजबूती है, हमारे पास बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिस पे अच्छा काम किया जा सकता है और ट्रांसलेशन का काम किया जा सकता है। तो शिक्षा नीति ने इस बात का ख्याल रखा है, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बच्चा हिंदी भी नहीं जानता उसके लिए इंग्लिश में समझना बहुत मुश्किल है। और ये एक रीज़न होता है कि जब बच्चे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, जब बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको लगता है बोझ लगने लगता है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। ऐसे में जब हम उनको उनके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं तो ना केवल बच्चा समझता है, इंटरेस्ट लेता है, बल्कि वो आगे भी पढ़ता है और अपनी पढ़ाई को पूरी करता है। यहाँ पर एक जो चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये हो जाती है कि अच्छे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए टीचर्स को भी उस तरह से तैयार करना पड़ेगा, उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो बच्चों को उस लैंग्वेज में पढ़ा सके और बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें।
हमारे यहाँ सर रांची विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम मान लीजिए हिंदी बाहुल्य क्षेत्र से अगर हम हैं और अगर हमको रीजनल लैंग्वेज यहाँ का जैसे रांची शहर की बात करते हैं, आसपास के एरिया की बात करते हैं, अगर हमको नागपुरी, अगर हमको संताली, ये सब अगर मतलब हम थोड़ा बहुत भी अगर जान रहे हैं व्यवहारिक जीवन में, तो हमारे बच्चे न चाहने के बाद भी वो हमारे सबसे बड़े मित्र हो जाते हैं, हमारे करीब आते हैं और अपने दिल की बात को जानना चाहते हैं। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टीचिंग हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, तो यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं और ख़ास करके जो क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान, हम शिक्षकों को भी इस तरह का कुछ ओरिएंटेड रिफ्रेशर का कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे शिक्षक जैसे राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और कहीं से भी पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य से अगर वो ताल्लुकात रखते हैं, क्षेत्रीय भाषा का अगर उनको ज्ञान नहीं है, तो आप बहुत अच्छे शिक्षक, माने शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन शिक्षक अच्छे हैं इसका मापदंड के लिए आपका स्टूडेंट्स का यदि फीडबैक है, जैसे आप वो कुछ बोल रहा है, जैसे सर हम लोग ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, तो हम लोग लिख दिए, कुछ समझ में आ रही है, तो सर ये चरका चरका चरका, मतलब यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में बताने के लिए आप वो सफेद, उजला ये सब बोलिएगा तो नहीं, वो चरका जो यहाँ की लोग, यहाँ की जो स्थानीय भाषा है जी। तो किसी भी चीज को बताने के लिए हम सबको, हम अगर शिक्षक हैं और हम जिस जगह पर अपना, मेरा जो कार्यस्थल है, वहाँ के कम से कम 10-20, 15-20 किलोमीटर के रेंज की जो यहाँ की जो भाषा है, यदि हम उसको जानते हैं तो हमारे विद्यार्थी हमारा बहुत कद्र करेगा। विषय की तो जानकारी हम सबको है ही, लेकिन अगर क्षेत्रीय भाषा की जानकारी है, क्षेत्रीय भाषा में बीच बीच में अगर हम उनके साथ बातचीत करते हैं, तो विद्यार्थी जो नहीं समझने वाला भी वो बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करेगा आपसे। अब मैडम हमारे पास 1 मिनट का वक्त है, आप कुछ बच्चों को कहना चाहती हैं, कुछ कहना चाहते फाइनल वर्ड्स? नहीं, मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि ये उनका सुनहरा वक्त है जब हम नई शिक्षा नीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये समय बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पर वो अपनी पसंद की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पसंद के काम को कर सकते हैं और उसको काम को करते हुए अपने जॉब को पा सकते हैं। ज़रूरत बस ये है बच्चों के साथ कि उनको स्किल्स सीखना चाहिए, जिस भी कोर्स में वो जा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, उसमें जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी उनको स्किल्स सीखना है वो बिल्कुल सीखें। मैं यही आशा करती हूँ कि बच्चे इस चीज़ को समझेंगे और अपने बेहतर भविष्य के लिए अच्छी पढ़ाई करेंगे। चलिए, आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातचीत हम लोग कर रहे थे, इस बातचीत से आपका भी ताल्लुक होगा, आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी और हमने वो सवाल लिए होंगे, उन बातों पर चर्चा की होगी जो आपके मन में उठ रहे थे। जो सवाल नई शिक्षा नीति के 3 साल हो गए हैं, हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में भारत शिक्षा क्षेत्र में और ज़्यादा प्रगति करेगा और जो दुनिया के दूसरे विकसित देशों से कम्पीट करने की बात होती है, वहाँ पे भारत मजबूती से खड़ा होगा। मुझे भी इस कार्यक्रम को रुकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।